अजी सुनते हो, बेटी की शादी अगले महीने है। गहने तो दूर, घर में अनाज के दाने भी खत्म हो रहे हैं। कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं चंदा, इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया, फसल बर्बाद हो गई। सोच रहा हूं सेठ धनीराम के पास जाऊं। नहीं पिताजी, सेठ जी तो बहुत गुस्से वाले हैं। पिछले हफ्ते रामू काका को उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया था। मजबूरी है बेटी, इज्जत का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। माधव मजबूरी में गांव के सबसे बड़े और लालची सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। धनीराम ऐसा इंसान था जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं करता था। मुनीम जी, ये रामू काका के 2 रुपये बाकी हैं। उनके घर से मुर्गी उठा लाओ, हिसाब बराबर करने के लिए। जी मालिक, अभी जाता हूँ। प्रणाम सेठ जी, मैं माधव किसान हूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आया हूँ। आओ माधव, आओ। कैसे आना हुआ? गांव में सब खैरियत तो है ना? सुना है बेटी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जी सेठ जी, वही तो चिंता है। सब हो गया, पर हाथ में एक पैसा नहीं है। शादी में मेहमान आएंगे, इज्जत का सवाल है। अगर आप मुझे 5,000 रुपए उधार देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुनीम जी, सुना आपने? माधव को पैसे चाहिए। पर माधव, तुम तो जानते ही हो आजकल जमाना कितना खराब है। मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, पर खाली हाथ तो मैं भी नहीं बैठ सकता। मेरे भी तो खर्चे हैं। मैं समझता हूँ सेठ जी, अगली फसल कटते ही मैं एक एक पाई चुका दूंगा। बस अभी के लिए मदद कर दीजिए। माधव भाई, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता। सेठ जी का असूल है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? मेरे पास तो बस वही एक खेत है सेठ जी, जिससे मेरा घर चलता है। बस वही खेत गिरवी रख दो। ये लो 5,000 रुपये, और इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। ये तो बस एक रस्म है। जैसे ही पैसे लौटाओगे, खेत तुम्हारा। पैसे लेकर माधव घर तो लौट आया, पर उसका मन एक अनजाने डर से भरा हुआ था। अजी, सेठ जी ने पैसे दे दिए? शुक्र है मालिक का। पर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या उन्होंने कुछ कहा? पैसा तो मिल गया चंदा, पर बदले में अपना खेत उनके पास गिरवी रखाया हूँ। जब तक ये कर्ज नहीं उतरता, मेरा मन बोझ से दबा रहेगा। खेत? पर वही तो हमारी रोटी का सहारा है। सेठ धनीराम का मन साफ नहीं है। गांव में सब कहते हैं कि वो एक बार जिसकी जमीन पकड़ लेता है, उसे आसानी से नहीं छोड़ता। मैंने भी वही सोचा था, पर बेटी की शादी के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सेठ ने वादा किया है कि फसल कटते ही पैसे लौटाने पर वो कागज वापस कर देगा। इंसान को इंसान पर भरोसा तो करना ही पड़ता है ना। भरोसा पर ठीक है, पर डर लगता है वो मुनीम और सेठ मिलकर कहीं कोई चाल ना चल दे। आपने कागज ढंग से पढ़ा था ना? मैं अनपढ़ आदमी क्या पढ़ता, बस उन्होंने जहां कहा वहां अंगूठा लगा दिया। अब जो होगा भगवान देख लेगा। अभी ये पैसे संभाल कर रखो, कल बेटी की शादी का सामान लाना है। ठीक है, अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पर याद रखिए, खेत हमारी इज्जत है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बेटी की शादी धूमधाम से निपट गई। कुछ महीनों बाद जब माधव खुशी खुशी पैसे लौटाने पहुंचा, तो उसे पता नहीं था कि सेठ ने पहले ही उसके लिए एक जाल बिछा रखा है। सेठ जी, ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। भगवान की कृपा से बेटी की शादी अच्छी हुई और फसल भी निकल आई। अब मेहरबानी करके मेरे खेत के कागज लौटा दीजिए। कागज? कौन से कागज माधव? पहले हिसाब तो पूरा कर लो। ये 5,000 तो सिर्फ मूलधन है। हर महीने का 20% ब्याज, ऊपर से कागजी कार्यवाही का खर्चा और मेरा कमीशन, सब मिलाकर तो अभी 10,000 और बाकी है। 10,000 और? ये कैसा अंधेर नगरी है? सेठ जी ने खुद कहा था कि कोई ब्याज नहीं लेंगे, सिर्फ मदद करेंगे। ये तो धोखा है। हाँ, माधव, तुम किसान लोग दिमाग खेत में ही छोड़ाते हो क्या? बिना ब्याज के तो धर्मशाला भी नहीं चलती। और रही बात खेत की, तो अब वो सपने में ही देखना।
वो खेत अब तुम्हारा नहीं रहा। आप कहना क्या चाहते हैं सेठ जी? मैंने सिर्फ गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया है। मैं कानून के पास जाऊंगा। ओ ये माधव, जुबान संभाल कर बात कर। सेठ जी से इस कागज को देख, इस पर तेरा अंगूठा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर पूरी रकम ब्याज सहित नहीं दी तो खेत सेठ जी का हो जाएगा। तूने तो सिर्फ मूल दिया है, ब्याज कहाँ है? ये धोखा है। आपने झूठ बोलकर अंगूठा लगवाया। वो खेत मेरी पुरखों की जमीन है। आप एक गरीब का पेट काटकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बस बहुत सुन ली तेरी नौटंकी। मुनीम, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। इसने खेत बेचा है और कानून कागज देखता है, तेरी गरीबी नहीं। अब ये खेत मेरा है, तू जा और भीख मांग। सेठ की हवेली से धक्के खाकर बेइज्जत होकर माधव अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके पैर भारी हो रहे थे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चंदा को क्या कहेगा, जिसने बड़ी उम्मीद से उसे भेजा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी हालत देखकर चंदा का कलेजा मुंह को आ गया। अजी, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों आए? कागज कहाँ है? चंदा, हम बर्बाद हो गए। उस कसाई सेठ ने धोखा किया। उसने मुझसे झूठ बोलकर खेत हड़प लिया। अब वो खेत हमारा नहीं रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था वो सिर्फ गिरवी है। मैं अनपढ़ था चंदा। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने कहा कानून कागज देखता है, किसान के आंसू नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी रोटी का सहारा छिन गया। ऐसे कैसे छिन गया? उसने धोखा किया है ना, तो अब उसे धोखा ही मिलेगा। आप रोना बंद कीजिए। अब मैं दिखाऊंगी कि एक किसान की पत्नी क्या कर सकती है। पर हम क्या कर सकते हैं? वो अमीर है और हम गरीब। वो अमीर है पर वो लालची भी है। उसका लालच उसे नहीं डूबेगा। बस वैसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। दुख और गुस्से के बीच चंदा ने वहीं एक नया जाल बुना। एक ऐसा जाल जिसमें सेठ का अपना लालच ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला था। सेठ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका लालच। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें उसके इसी लालच को इसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसा नहीं, पर हमारे घर में वो पुराना लोहे का भारी संदूक तो है ना, जो बरसों से कबाड़ में पड़ा है। हाँ, पर उस खाली संदूक का क्या करेंगे? सुनिए, हम उस संदूक में भारी पत्थर और मिट्टी भर देंगे। फिर आप सेठ के पास जाकर कहो कि आपको खेत में खुदाई करते वक्त गड़ा हुआ खजाना मिला है, लेकिन एक शर्त के साथ। समझ गया। उसे कहूंगा कि यह संदूक जादुई है और सिर्फ ठंड में सोने के सिक्के उगलता है। सेठ इतना लालची है कि वो बिना सोचे समझे इसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सही पकड़े हैं। और बदले में हम उससे खेत के असली कागज वापस मांग लेंगे। उसे लगेगा कि खेत से ज्यादा कीमती तो ये जादुई संदूक है। वाह चंदा, तुम तो मुनीम से भी ज्यादा तेज निकली। आज रात ही मैं उस संदूक को चमकाकर तैयार करता हूँ। कल सुबह सेठ की हवेली में एक नया तमाशा होगा। एक गरीब किसान अब दुनिया के सबसे बड़े जादुई जाल की तैयारी कर चुका था। माधव उस भारी संदूक को एक पुरानी रेड़ी पर रखकर सेठ की हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में थोड़ी घबराहट तो थी, पर चंदा का हौसला उसके साथ था। जैसे ही वो हवेली पहुंचा, उसने ऐसी हालत बनाई जैसे वो बहुत बड़े डर और चमत्कार के बीच फंसा हो। सेठ जी, जल्दी बाहर आइए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। अरे ये माधव इतनी सुबह सुबह क्या कबाड़ लेकर आ गया? क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? खेत तो अब मेरा है। अब क्या बचा है तेरे पास? सेठ जी, वो खेत मामूली नहीं है। कल रात जब मैं अपना पुराना हल वहां से लेने गया तो एक पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे ये संदूक मिला। मैंने लालच में थोड़ा सा इसे खोला तो मेरी आंखें चौंधिया गईं सेठ जी। अंदर सोने की चमक थी। सोना? मालिक, सुना आपने? इस किसान की किस्मत तो खुल गई।
तो ना तो निकाल ना बाहर, हमें भी तो दिखा। नहीं सेठ जी, गलती मत कीजिएगा। मेरे दादाजी ने बताया था कि ये शीतल देवता का संदूक है। इसे सूरज की रोशनी में खोला तो सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। इसे सिर्फ पूर्णिमा की ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे रखना पड़ता है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, अंदर के पत्थर उतने ही बड़े सोने के सिक्के बन जाएंगे। मुनीम, ये पागल है, इसे नहीं पता कि इसने क्या ढूंढ लिया है। अगर हम ये संदूक रख लें तो हम करोड़पति बन जाएंगे। मालिक, पर ये देगा क्यों? देखो माधव, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि ये जादुई संदूक तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। एक काम करो, तुम अपना खेत वापस ले लो, कर्ज भी माफ। बस ये संदूक यहाँ छोड़ जाओ, मैं इसका धर्म कर्म करवा दूंगा। नहीं सेठ जी, ये तो करोड़ों का सोना है। मेरा खेत तो बहुत छोटा है, मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे सहूं? ज्यादा चतुर मत बनो, या तो जेल जाओ धोखाधड़ी के लिए, या खेत के कागज लो और ये संदूक मुझे दो। बोल, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, आप बड़े हैं। कागज लाइए, मैं ये संदूक आपके हवाले करता हूँ। पर याद रखना, इसे रात भर ठंड में रखने के बाद ही खोलना। सेठ ने तुरंत माधव के खेत के कागज लौटा दिए और संदूक अपने पास रख लिया। वो खुश था कि उसने एक गरीब को ठग लिया है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने सोने के चक्कर में अपनी नींद और सुकून दोनों का सौदा कर लिया है। रात गहरी होती गई और गांव में कोहरे ने अपनी चादर फैला दी। गांव वाले अपने घरों में रजाई ओढ़े सो रहे थे, लेकिन सेठ धनीराम की आंखों से नींद गायब थी। सोने के लालच ने उसे हवेली की छत पर पहुंचा दिया था, जहां हड्डियां जमा देने वाली सर्दी थी। संदूक छत के बीचों बीच रखा था और सेठ उसके पास बैठा सोने के सपने देख रहा था। मुनीम, ओ ये मुनीम, देख तो जरा, क्या संदूक के अंदर से सिक्कों के खनकने की आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है शीतल देवता अपना काम कर रहे हैं। मालिक, आवाज तो सिर्फ मेरे पेट से आ रही है, जो ठंड के मारे गुड़ गुड़ कर रहा है। चुप कर मूर्ख, माधव ने साफ कहा था कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी सोना उतना ही भारी और चमकीला होगा। अगर मैं नीचे गया तो शीतल देवता नाराज हो जाएंगे और मेरा सोना मिट्टी बन जाएगा। मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ मुनीम। फिर देखना, मैं सोने की थाली में खाऊंगा और सोने के जूते पहनूंगा। मालिक, पर इस ठंड में हमारा असली सोना ना निकल जाए। देखिए तो मेरे हाथ पैर तो नीले पड़ने लगे हैं। लालच कर मुनीम, लालच। जब सोना दिखेगा तो सारी सर्दी गायब हो जाएगी। बस दुआ कर कि ठंड थोड़ी और बढ़ जाए। हाँ हाँ, अच्छे। लालच की हद तो देखिए, सेठ ठंड से मरने की हालत में था, पर संदूक छोड़ने को तैयार नहीं था। वो पूरी रात छत पर ठिठुरता रहा। आखिरकार सुबह हुई। माधव, चंदा और गांव के कुछ लोग सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ और मुनीम ठंड से अधमरे हो चुके थे, पर उनकी आंखों में अभी भी वही लालच था। मुबारक हो सेठ जी, रात भर बहुत कड़ाके की ठंड थी। लगता है शीतल देवता ने आप पर पूरी कृपा बरसाई है। जल्दी खोलिए संदूक। हाँ माधव, आज धनीराम का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मुनीम, जल्दी ताला तोड़ो और निकालो मेरा सोना। ये क्या? ये तो मिट्टी है, ये पत्थर है और ये फटा हुआ जूता। माधव, तूने मुझे लूट लिया, तूने मुझसे धोखा किया। धोखा हमने नहीं सेठ जी, धोखा तो आपने किया था। जब आपने माधव का खेत हड़पा था, तब आपकी नीयत में मिट्टी भरी थी, इसलिए संदूक में भी वही निकला जो आपके दिल में था, सिर्फ गंदगी और मिट्टी। कागज अब मेरे पास हैं सेठ जी। आपने लालच में आकर खुद रसीद पर साइन किए हैं। अब खेत मेरा है और कर्ज माफ। गरीब का पेट काटकर कोई कभी अमीर नहीं बनता। सेठ जी, अब सोना तो नहीं मिला, पर सर्दी की वजह से आपकी आवाज फटी हुई ढोल जैसी निकल रही है। सेठ धनीराम शर्म से पानी पानी हो गया। उसका लालच उसे ले डूबा। माधव और चंदा ने अपनी मेहनत और दिमाग से अपना खेत वापस पा लिया। इसलिए दोस्तों, सच ही कहा गया है, लालच बुरी बला है और जैसे को तैसा मिलकर ही रहता है।